बच्चों आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सहलंगता। क्वेश्चन आता है लिंकेज क्या है। लिंकेज लिंकेज का मतलब है सहलग्नता। क्या है? सहलग्नता। तो सवाल आता है सहलग्नता क्या होती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना है ये जो सहलग्नता शब्द है ये शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। ये शब्द दिया था मॉर्गन ने। किसने दिया था? एक मॉर्गन था, इयॉन मॉर्गन। ठीक है, उस मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला मधुमक्खी पर अध्ययन किया और सहलग्नता शब्द दिया। तो क्वेश्चन आता है सहलग्नता शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, अब सवाल आता है सहलग्नता की खोज किसने की। क्या है? सहलग्नता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सहलग्नता की खोज करने वाला वैज्ञानिक था सटन। कौन था? सटन नामक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक ने क्या किया था? सहलग्नता की खोज की थी। सहलग्नता की आपको शब्द के बारे में पूछा जाएगा, सहलग्नता शब्द किसने दिया था? आप बताओगे मॉर्गन ने दिया। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सटन ने की थी। अब अपन इसको एक नॉर्मल वे में समझते हैं कि सहलग्नता एक्चुअल में है क्या। लिंक एज, इस शब्द के अंदर ही परिभाषा है सहलग्नता, यानी कि साथ में जुड़ा होना। तो आपको बताना है जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति। परिभाषा क्या है? जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति। जो जीन होते हैं उस जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति, जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति और एक साथ प्रकट होने की प्रवृत्ति। जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी होती है, जीन होते हैं उनके साथ साथ रहने की प्रवृत्ति और एक साथ प्रकट होने की प्रवृत्ति। एक साथ प्रकट होने की प्रवृत्ति, होने की प्रवृत्ति सहलग्नता कहलाती है। आप नॉर्मली देखोगे कि जीन साथ साथ रहते हैं और एक साथ ही प्रकट होते हैं, तो इसको कहते हैं सहलग्नता। तो सवाल सीधा सा पूछ लिया आपसे कि सहलग्नता क्या है, तो आपने भी उत्तर दे दिया। आपने इस परिभाषा को कैसे याद रखा? ये गुणसूत्र हैं, इस गुणसूत्र पर जीन क्या होते हैं? रेख के क्रम में लगे होते हैं। ये गुणसूत्र हैं, इसके ऊपर ये जीन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? ये जीन लगे हुए हैं। 1 2 3 ऐसे। मान लो ये मनुष्य के अंदर क्या है भैया, 46 गुणसूत्र होते हैं, उसके ऊपर हजारों की संख्या में जीन होते हैं। ड्रोसोफिला में क्या होती है? 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उसमें कई हजार जीन होते हैं। तो एक गुणसूत्र है उसके ऊपर कई जीन होते हैं। गुणसूत्र एक है और उसके ऊपर कई जीन है। ये सब क्या है? जीन है। तो ये जीन क्या होते हैं? एक गुणसूत्र पर बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं। तो जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति, जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति यानी उनकी टेंडेंसी होती है एक ही गुणसूत्र पर रहने की और एक साथ ही प्रकट होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। अब ये नेचुरल सी बात है, ये गुणसूत्र है, इस पे ये जीन है, ये जीन है। ठीक है, ये जीनों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो जीन के बीच की दूरी बढ़ाते ही सहलग्नता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और जीन बिल्कुल पास पास है तो अपन कहते हैं जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं और ऐसे कैसे एक पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो जीन जो बिल्कुल पास पास स्थित है और ऐसे कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उनको कहते हैं सहलग्न जीन। क्या कहते हैं? सहलग्न जीन कहते हैं। और जीनों के इस समूह को क्या कहते हैं? सहलग्न समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? सहलग्न समूह। अब ये तो अब की बात है, लेकिन पुराने टाइम में एक्चुअल में क्या है? मेंडल था। कौन था? मेंडल नामक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक ने एक नियम दिए थे जिसका नाम था स्वतंत्र अफ्यून का नियम। क्या था? स्वतंत्र अफ्यून का नियम था, वो दिया था। उसने बताया था कि गुणसूत्र होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं? कारक होते हैं। क्या होते हैं? कारक होते हैं। और कारक क्या करते हैं? लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब आजकल के वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि कारक की जगह वो क्या शब्द काम देते हैं? जीन। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने। किसने दिया? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द दिया था। इसने बताया कि इन्होंने बताया कि जीन होते हैं वो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जीन किसके ऊपर पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यानी जीन और गुणसूत्र के बीच में संबंध होता है। जीन और गुणसूत्र के बीच में क्या होता है? संबंध। ये संबंध बहुत ही क्या होता है? गहरा होता है। एक चीज याद रखनी है कि मनुष्य के अंदर क्या होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं और 46 गुणसूत्र के ऊपर 30,000 जीन होते हैं। लगभग कितने होते हैं? 30,000 जीन। ड्रोसोफिला मक्खी है,
ड्रोसोफिला फल मक्खी है, उस फल मक्खी के अंदर 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और उसके ऊपर कई हजार जीन होते हैं। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले इसकी परिभाषा याद करनी, इसके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए। तो सबसे पहले आपके परीक्षा में बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें यही सवाल होगा सहलंगता किसे कहते हैं। दूसरा सवाल होगा सहलंगता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तीसरा सवाल यह होगा कि मेंडल के जो स्वतंत्र अफ्यून का नियम था, उस नियम का अपोजिट कौन था, सहलंगता। यदि सहलंगता होगी, जीन साथ साथ रहेंगे, तो क्या होगा, स्वतंत्र अफ्यून नियम की पालना कभी भी नहीं होगी। यानी जो मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे, उन 7 लक्षणों के जीन क्या थे, जो कारक थे, अलग अलग गुणसूत्र पे थे। अब अपन कहते हैं कि ये स्वतंत्र अफ्यून के नियम की पालना कब नहीं होती है, जब सहलंगता पाई जाती है। यदि सहलंगता पाई जाएगी तो जनक के समान लक्षण आएंगे। किसके समान, जनकीय गुण आएंगे। और अगर सहलंगता नहीं होगी तो अजनकीय गुण आएंगे, यानी नए गुणों का समावेश होगा। जनकीय गुण, जनक के समान गुण कब आएंगे, जब सहलंगता होगी। और जब सहलंगता नहीं होगी तो क्या होगा, अजनकीय गुण आएंगे। तो सहलंगता की परिभाषा आपसे पूछते ही आप तुरंत बताओगे, जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति। जैसे आपने कुछ लोग देखे होंगे जो एक साथ ही रहते हैं, गुंडे वगैरह होते हैं, वो एक साथ ही रहते हैं और एक साथ ही प्रकट होते हैं। जीनों में भी ऐसा गुण है बच्चों, जीन एक साथ ही रहते हैं और एक साथ ही प्रकट होते हैं, तब उसको कहा जाता है सहलंगता। यानी जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति और एक साथ प्रकट होने की प्रवृत्ति को कहा जाता है सहलंगता। अब आपको ये सहलंगता शब्द किसने दिया, मॉर्गन ने दिया। सहलंगता की खोज किसने की, सटन ने की थी। फिर आपको बताना है कि ये जीन होते हैं, ये गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, जॉनसन ने दिया। फिर आप नेक्स्ट बताओगे ये गुणसूत्र पर कई क्या होते हैं, जीन होते हैं। जीन और गुणसूत्र के बीच में क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। ये एक्चुअल में आपस में जुड़े होते हैं। पहले जीन के स्थान पर जो लक्षणों के उत्तरदायी था वो था कारक। मेंडल के टाइम कारक चलता था। अब आपको एक चीज पूछी जाती है परीक्षा के अंदर कि जो स्वतंत्र अफ्यून है उसका अगर पालना नहीं हो रही, नियम मेंडल का 30वां नियम था स्वतंत्र अफ्यून का नियम, अगर उसकी पालना नहीं हो रही है तो कौन है उसके लिए उत्तरदायी, उसके लिए उत्तरदायी है सहलंगता। यदि सहलंगता ज्यादा है तो जनकीय गुण ज्यादा होंगे और सहलंगता कम होगा तब अजनकीय गुण अधिक होंगे। ये अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अपन सहलंगता के प्रकार पढ़ेंगे। सहलंगता 2 प्रकार की होती हैं। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, सहलंगता के प्रकार। सहलंगता के प्रकार कि भाई सहलंगता कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की सहलंगता होती हैं। एक का नाम होता है पूर्ण सहलंगता, लिंकेज 2 टाइप का होता है। एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। पूर्ण सहलंगता और अपूर्ण सहलंगता, 2 तरह की सहलंगता होती हैं, पूर्ण और अपूर्ण। ठीक है, अब ये पूर्ण सहलंगता समझते अपन क्या होता है कि पूर्ण सहलंगता का मतलब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हूबहू स्थानांतरित होते हैं। जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हूबहू स्थानांतरित होते हैं, जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हूबहू स्थानांतरित होते हैं, हूबहू स्थानांतरित होते हैं, यानी जीन ऐसे कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं पूर्ण सहलंगता। यानी कि कंप्लीट लिंकेज का मतलब यह है कि ऐसे कैसे जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले गए। ठीक है, इनमें जीनों के बीच दूरी कम होती है, जीनों के बीच दूरी कम होती है, जीनों के बीच दूरी बहुत कम होती है। पूर्ण सहलंगता कब होगी, जब जीनों के बीच दूरी कम होती है, यानी जीन विनिमय का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, जीन विनिमय क्रिया का अभाव होता है। इनमें जीन विनिमय क्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना इनमें जीन विनिमय क्रिया नहीं होती है, यानी जीनों के बीच दूरी कम होने से ये स्वतंत्र अफ्यून के नियम की पालना, बताओ बच्चों, करते हैं नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र अफ्यून नियम की पालना नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र अफ्यून के नियम की पालना नहीं करते हैं, तब उसको कहते हैं पूर्ण सहलंगता। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आपको, जैसे मीठी मटर इसका एग्जाम्पल है, जो क्या कर रहा है,
सहलंघनता को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से जैसे मॉर्गन ने क्या है, ड्रोसोफिला फल मक्खी है उसमें आंखों के रंग का अध्ययन किया था, तो वो भी क्या है, सहलंघनता का उदाहरण है। तो आपसे जैसे पूछा कि भाई पूर्ण सहलंघनता क्या है, कि जीन एक ही गुणसूत्र पे स्थित होंगे, जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हुबहू स्थानांतरित होते हैं, जीनों के बीच दूरी कम होती है। इसमें 4 डिफरेंट पूछे जाते हैं कि पूर्ण सहलंघनता और अपूर्ण सहलंघनता के अंतर बताओ। तो ये पूर्ण सहलंघनता मतलब जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, जीन क्या होते हैं, एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और हुबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन स्थानांतरित होते हैं। इनमें जीनों के बीच की दूरी कम होती है और जीन विनिमय क्रिया नहीं पाई जाती हैं, स्वतंत्र अफ्यून नियम की पालना नहीं करते हैं, यानी ये स्वतंत्र अफ्यून। अब जबकि अपूर्ण सहलंघनता इनकम्प्लीट लिंकेज है, ये अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। सबसे पहले आप बताओगे ये अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ये जीन ऐसे होते हैं जो अलग अलग जीनों के बीच दूरी अधिक होती है, जीनों के बीच दूरी अधिक होती है, ठीक है। और ये हुबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस तरह दूरी अधिक होती है और ये हुबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, ठीक है, स्थानांतरित नहीं होते हैं, ध्यान रखना, स्थानांतरित नहीं होते हैं, हुबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। इनमें जीन विनिमय पाया जाता है, यानी जीन विनिमय इनके अंदर पाया जाता है। ये स्वतंत्र अफ्यून नियम की पालना करते हैं, यानी स्वतंत्र अफ्यून नियम है उसकी ये पालना करते हैं, स्वतंत्र अफ्यून नियम की ये क्या करते हैं, पालना करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़े। फिर उसके बाद इसमें आजनकीय गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी जनक से भिन्न गुण होते हैं, आजनकीय गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो आजनकीय गुण होते हैं, नए गुण होते हैं, उनके लिए उत्तरदायी हैं। ये क्या है, जनक के गुण के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है, जो जनक के समान गुण होते हैं उसका कारण क्या है, पूर्ण सहलंघनता है। जनक के गुण के लिए उत्तरदायी है, जनक के समान गुण आते हैं, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अपूर्ण सहलंघनता में आपने देखा होगा मेंडल के प्रयोग है, क्या है, मेंडल के प्रयोग है वो सारे क्या है, अपूर्ण सहलंघनता के उदाहरण है। तो जीनों के बीच दूरी अधिक होती है, हुबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, जीन विनिमय पाया जाता है, स्वतंत्र अफ्यून नियम की पालना करते हैं, क्या होते हैं, पालना करते हैं। मेंडल के नियमों की पालना करी जाती है, यानी मेंडल के नियम जो शोध प्रदर्शित करता है, जैसे मटर का पौधा, क्या है, मटर का पौधा। इनमें एक विशेषता और बता सकते हो अपूर्ण सहलंघनता की, अपूर्ण सहलंघनता के कारण पुनर्योजन होता है, जीन विनिमय होगा और पुनर्योजन होगा, यानी नए अनुवांशिक संगठन का निर्माण होगा, नए अनुवांशिक संगठन बनेगा तो नई नई जातियां बनेगी, यानी इनमें पुनर्योजन पाया जाता है, ठीक है। तो ये सहलंघनता के प्रकार हो गए बच्चों। आपसे पूछा जाता है सीधी पहला सवाल, 4 नंबर का सवाल बनता है इंपॉर्टेंट, सहलंघनता किसे कहते हैं, सहलंघनता के प्रकार समझाओ और फिर अपन इस सहलंघनता के 2 प्रयोग करेंगे, दोनों प्रयोग को आपको समझना है। पहला है पूर्ण सहलंघनता। पूर्ण सहलंघनता क्या है, पूर्ण सहलंघनता मतलब जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जीन हुबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जीन अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जीन हुबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, जीनों के बीच दूरी बहुत कम होती है, जीनों के बीच दूरी अधिक होती है, जीन विनिमय क्रिया नहीं पाई जाती है, जीन विनिमय पाया जाता है, स्वतंत्र अफ्यून नियम नहीं लागू होता है, स्वतंत्र अफ्यून नियम लागू होगा। इसमें अपन देखेंगे जनक के समान गुण आएंगे। पूर्ण सहलंघनता का मतलब वो जैसा जनक है वैसे के वैसे गुण उसमें हुबहू आ जाएंगे, इसमें जनक के गुण नहीं आएंगे, आजनक के गुण आएंगे, कोई अलग तरह के गुण आएंगे, पुनर्योजन होगा, नए अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होगी और नई जातियों का निर्माण होगा। अब अपन पढ़ेंगे 2 प्रयोग है इंपॉर्टेंट, एक तो है बैट्सन और पुनेट का मीठी मटर पर प्रयोग और दूसरा है मॉर्गन का फल मक्खी पर प्रयोग। दोनों प्रयोग पढ़ेंगे बच्चों अपन। बच्चों अब अपन मॉर्गन का प्रयोग पढ़ेंगे। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला फल मक्खी पर जो प्रयोग किया था उसका अध्ययन करेंगे अपन, ठीक है। मॉर्गन का प्रयोग है, मॉर्गन ने क्या किया था, ड्रोसोफिला फल मक्खी है उसके ऊपर मेंडल के नियम लागू किए, ठीक है। ड्रोसोफिला फल मक्खी के अंदर क्या होता है, मक्खी का अपन कह रहे हैं जैसे मक्खी में आंखें हैं और उसने शरीर का रंग है,
तो शरीर का रंग उसने जो लिया था, शरीर का रंग है वो लिया उसने पीला। कैसा लिया? पीला। और आंखों का रंग लिया था उसने सफेद। क्या लिया? आंखों का रंग लिया था सफेद। आंखों का रंग लिया सफेद। ठीक है। फिर उसके पश्चात उसने क्या किया था, जो शरीर का रंग पीला है और आंखों का रंग सफेद है, पीले को उसने वाई से शो किया और सफेद अपन जानते हैं व्हाइट, WW, कैपिटल WW। ये दोनों प्रभावी लक्षण थे। कैसे थे? प्रभावी लक्षण थे। एक मक्खी ऐसी ली जिसकी शरीर का रंग था भूरा। कैसा था? शरीर का रंग था भूरा और आंखों का रंग था लाल। अब अपन को पता ही है युग्म विकल्पी है, तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल वाई के स्थान पर स्मॉल वाई लेंगे। अपन यहाँ बी नहीं लेंगे, ब्राउन नहीं लेंगे। ये अपन ने येलो ले लिया, पीले के लिए, तो भूरे के लिए आपको स्मॉल वाई लेना, और लाल के लिए आप क्या करोगे, स्मॉल WW ले लोगे। क्या करोगे? स्मॉल WW। अब मेंडल, इस मॉर्गन ने क्या किया, एक मक्खी थी जिसका शरीर का रंग तो था पीला और दूसरी मक्खी थी जिसकी शरीर का रंग था भूरा, आंखों का रंग था सफेद और इसकी आंखों का रंग था लाल। इसके बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है। क्रॉस करवाते इसको F1PD प्राप्त हुई। F1PD में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सबसे पहले आपको युग्मक बनाने हैं। क्या करने हैं? आप जानते हो इससे युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल W। इससे युग्मक क्या बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल W। अब इसका क्रॉस कराएंगे, क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल W स्मॉल W बन गया। ये F1PD थी। F1PD की जितनी भी मक्खियां थी उन सब मक्खियों के अंदर शरीर का रंग पीला था और आंखों का रंग कैसा था, श्वेत था। ठीक है। अब क्या किया, इस जो ये पीला और श्वेत आंखों वाली मक्खी थी, इसका इसी के साथ क्रॉस कराया। ठीक है। इन्होंने, मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने देखा कि भाई इसमें लक्षण आना चाहिए 9:3:3:1। लेकिन मॉर्गन ने जब अध्ययन किया तो मॉर्गन ने पाया कि ये 9:3:3:1 है, वो लक्षण प्रारूप आ ही नहीं रहा है, यानी लक्षण प्रारूप इससे भिन्न आया। लक्षण प्रारूप इससे क्या आया, भिन्न आया। तो मॉर्गन ने देखा कि ये क्या है, ये स्वतंत्र अवयव नियम की पालना नहीं कर रही है। किसकी पालना नहीं कर रही है? स्वतंत्र अवयव नियम की पालना नहीं कर रही है। इसका मतलब इसमें क्या है, सहलग्नता है। क्या है? सहलग्नता है। इसके कारण ये जीन प्रारूप है वो चेंज हो गया। तो सहलग्नता के कारण क्या हो गया, जीन प्रारूप चेंज हो गया है, यानी जनकीय गुण है वो अधिक आए। जनकीय गुण क्या आए, अधिक आए। यानी 99% ऐसी मक्खियां पैदा हुई जो कैसी थी, इस जनक के समान थी। किसके समान थी? जनक के समान थी, जिनकी आंखों का रंग तो था सफेद और शरीर का रंग था पीला। और 1% मक्खियां यानी 0.8% मक्खियां ऐसी थी जो क्या थी, अजनकीय थी, यानी अपने जनकों से भिन्न गुणों वाली आई। तो इस तरह से मॉर्गन ने क्या है, इस स्वतंत्र अवयव नियम है उसकी पालना नहीं होते देखी, तो उसने देखा कि ये तो क्या है, सहलग्नता है। क्या है? सहलग्नता है। तो सहलग्नता के बारे में मॉर्गन ने ऐसे बताया था, ये प्रयोग करके। ठीक है। अगर इसकी जगह अपन क्या करते हैं, आंखों के रंग के स्थान पर अगर अपन लघु पंख ले लेते हैं, यानी एक नया लक्षण ले लें। नया लक्षण क्या है, उसके पंख छोटे हैं, उसको लेकर क्रॉस करवाएं। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जनकीय गुण है वो थोड़े कम आएंगे और अजनकीय गुण क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अजनकीय गुण 37% तक आ जाते हैं और जनकीय गुण होते हैं वो 62% तक रहते हैं। यानी जनकीय गुण कम हो जाते हैं और अजनकीय गुण अधिक हो जाते हैं, यानी सहलग्नता कम हो जाती है। और सहलग्नता कम होते ही क्या होता है, एक नई क्रिया स्टार्ट होती है जिसका नाम होता है पुनर्योजन। क्या होता है? पुनर्योजन। यानी जीन विनिमय हो जाएगा, जो जीन है वो आपस में एक्सचेंज होने शुरू हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं पुनर्योजन। क्या कहते हैं? जीनों का आदान प्रदान होना शुरू हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया है। और पुनर्योजन या जीन विनिमय का उपयोग करके क्या है, जीन मानचित्रण किया था स्टुटुवेंट नामक वैज्ञानिक ने। एल्बर्ट स्टुटुवेंट नामक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने पुनर्योजन का उपयोग करके क्या किया था, जीन विनिमय का उपयोग करके उसने गुणसूत्र मानचित्रीकरण किया था। तो आपसे पूछा जाता है कि जीन विनिमय जब होगा तो कौन सी क्रिया होगी, पुनर्योजन क्रिया होगी। अब अपन एक और प्रयोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बेट्सन और पुनेट का प्रयोग। तो आपसे पूछा मॉर्गन का ड्रोसोफिला फल मक्खी का प्रयोग क्या है,
तो आप बताओगे शरीर का रंग और आंखों का रंग, उसने दो लक्षण लिए थे। शरीर का रंग पीला प्रभावी होता है, आंखों का रंग सफेद अप्रभावी प्रभावी होता है, और भूरा और लाल क्या है, अप्रभावी है। प्रभावी को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखते हैं और अप्रभावी को छोटे अक्षरों में। इसके बीच में क्रॉस करवाया F1PD के अंदर जितने भी आए उन सब मक्खियों का जो शरीर था उसका रंग पीला था और आंखों का रंग कैसा था, श्वेत था। अब इसके बाद इनका क्या कराया, आपस में क्रॉस करवाया तो इन्होंने देखा कि जो लक्षण प्रारूप है वो 9:3:3:1 के स्थान पर चेंज आ गया, यानी 99% ऐसी मक्खियां हुई जो जनक के समान थी, 1% ऐसी मक्खियां आई जो जनक के समान नहीं थी, यानी जनक के गुण अधिक आया। इसका मतलब सहलग्नता है और स्वतंत्र अपयून का अभाव है, ये अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट प्रयोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटसन और पुनेट का प्रयोग। अब नेक्स्ट प्रयोग पढ़ेंगे बच्चों जिसका नाम है बेटसन और पुनेट का प्रयोग। आपको ये याद रखना है, थोड़ा बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है। बेटसन और पुनेट का प्रयोग, बेटसन और पुनेट ने किसके ऊपर प्रयोग किया, ये ऑब्जेक्टिव सवाल आता है तो आपको बताना है मीठी मटर के ऊपर प्रयोग किया था। मीठी मटर का नाम है लेथाइरस, लेथाइरस ओडोरेटस, ये मीठी मटर का नाम है। इसके ऊपर बेटसन और पुनेट ने प्रयोग किया। बेटसन ने इसका पुष्प लिया, मीठी मटर का क्या लिया, पुष्प। पुष्प है वो दो तरह के थे, एक था नीला पुष्प, कैसा था, एक पुष्प था नीला पुष्प, और उसके पराग कण कैसे थे, गोल। पराग कण कैसे थे, गोल। नीला पुष्प लिया और पराग कण उसके थे गोल। और उसने दूसरा पुष्प लिया जो कि नीले के स्थान पर अपन कह रहे हैं जैसे लाल पुष्प है, कैसा है, लाल पुष्प, और उसके परागकण ये गोल प्रभावी नहीं थे, परागकण लंबे प्रभावी थे, कैसे थे, लंबे प्रभावी थे। और इसमें लाल पुष्प और गोल परागकण थे, कैसे थे, गोल परागकण। लाल पुष्प और गोल परागकण, लाल पुष्प और परागकण कैसे थे, गोल, गोल परागकण। ठीक है, अब नीला पुष्प है, नीला पुष्प अपन जानते ही है किससे शो करेंगे, वाई मतलब होता है नीला, क्या होता है, वाई मतलब सॉरी बी मतलब नीला होता है, बी का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, और परागकण लंबे हैं तो इसको शो करते हैं एल से, एल मतलब लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबे परागकण। लाल पुष्प है इसको अपन वही लेंगे स्मॉल बी, स्मॉल बी, गोल परागकण है तो इसके लिए स्मॉल एल है। ठीक है, तो पुष्प के अंदर दो विशेष, दो प्रकार के पुष्प थे। ऐसे पुष्प थे जिनमें नीला पुष्प रंग का पुष्प का रंग नीला था लेकिन परागकण उनके लंबे थे। ये जैसे पुष्प नीला है लेकिन इसमें परागकण क्या है, लंबे लंबे हैं। ये पुष्प जैसे लाल है, कैसा है, ये पुष्प जैसे लाल है लेकिन इसमें परागकण क्या है, गोल है, कैसे है, परागकण आपको बताना है गोल है, कैसे है, इस तरह से ये गोल परागकण है, कैसे है, गोल परागकण। तो परागकण गोल होंगे और परागकण कैसे होंगे, लंबे होंगे। ये पुष्प कैसा है, नीला पुष्प है, कैसा है, नीला पुष्प है। और ये पुष्प कैसा है, लाल पुष्प है, कैसा है, ये इस तरह से लाल पुष्प है। और ये पुष्प कैसा है, ये पुष्प नीला पुष्प है, कैसा है, ये नीला पुष्प है। इसके परागकण कैसे हैं, लंबे परागकण है, कैसे हैं, लंबे। इसके परागकण कैसे हैं, गोल है, कैसे हैं। अब इनके बीच में क्रॉस करवाया, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। ये क्या है, जनक है। इनके बीच सबसे पहले युग्मक बनेंगे, कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल। फिर इसके बीच में अपन पर परागण करवाएंगे दो अलग अलग पौधों के बीच में, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। जो F1PD आई है, F1PD के जो पुष्प हैं, F1PD के जो पुष्प है, क्या है, पुष्प है, उन पुष्पों की विशेषता क्या है, उन पुष्पों की विशेषता है पुष्प नीले रंग के हैं, कैसे हैं, पुष्प नीले रंग के हैं, और उनके परागकण कैसे हैं, लंबे हैं। पुष्प नीले रंग के हैं और उनके परागकण कैसे हैं, उनके परागकण आपको बताना है लंबे हैं। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने क्या किया,
इसके बाद उन्होंने ये किया कि ये जो नीले पुष्प है और लंबे परागकण है, ये जो पौधा है इसका कराया इन्होंने परीक्षण संकरण। क्या करवाया? परीक्षण संकरण करवाया। बच्चों आपको ये बनाना आना चाहिए। इसका परीक्षण संकरण का मतलब उसने टेस्ट क्रॉस कराया। अब कोई बच्चा बता सकता है टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? जो F1 पीढ़ी के पादप है, जो F1 पीढ़ी के पादप है, यदि इनका अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है, जो F1 पीढ़ी के पादप होते हैं, F1 पीढ़ी के पादपों का F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण, F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे आपको बताना है टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अपने पास में क्या है? कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, ये है। अपन इसका संकरण किसके साथ करवाते हैं? स्मॉल बी, स्मॉल एल। ये क्या है? F1 पीढ़ी का पादप है और ये क्या है? अप्रभावी जनक है। युग्मक बनाना आते हैं बच्चों सबको। इससे 4 तरह के युग्मक बनेंगे। कितने तरह के? 4 तरह के युग्मक बनेंगे इससे। कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल बी, स्मॉल एल, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल। 4 तरह के बन गए। इससे एक ही तरह का युग्मक बनेगा, उसका नाम होगा कैपिटल बी और कैपिटल एल। अब इसको इससे गुणा करेंगे, क्या आएगा? कैपिटल बी एल और इधर लिख देते हैं स्मॉल बी और एल, स्मॉल बी और एल। इसको इसके साथ गुणा करेंगे, कैपिटल बी, स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल। इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल। इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, बी एल लिख देते हैं और ये बी एल लिख देते हैं। इस तरह से क्या हुआ? 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब अपन देखते हैं, ऐसा नहीं होता है और अनुपात बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अनुपात नहीं आकर अनुपात क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे ही अनुपात बदलेगा, जैसे ही अनुपात बदलेगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 के स्थान पर नया अनुपात आएगा 7 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 7। यानी ये आएंगे 7 पौधे, ये 1, ये 1 और ये 7। ये जनक के समान है, ये जनक के समान है। ये पौधे ज्यादा आए, पीले और लंबे परागकण वाले, और ये नीले और लंबे गोल परागकण वाले पौधे ज्यादा आए। यानी जनक के गुण अधिक आया। जनक के गुण क्या आया? अधिक आया है। इसका मतलब ये क्या है? ये सहलग्नता है। क्या है? सहलग्नता है। स्वतंत्र द्रव्यों नियम के अनुसार तो आना चाहिए था 1 अनुपात 1 अनुपात 1 और सहलग्नता के अनुसार आ गया 7 अनुपात 1 अनुपात 7। यानी कि ये क्या है? ये आपको बताना बेयरसन पुनेट का प्रयोग है जो क्या करता है? सहलग्नता को सिद्ध करता है मीठी मटर के अंदर। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या है इसमें एक परिभाषा आपको और बता देते हैं कि भाई पुनर्योजन की परिभाषा पूछी जाती है। पुनर्योजन क्या है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब अनुवांशिक संगठन बदल जाएगा। क्या होगा? अनुवांशिक संगठन बदल जाएगा। यानी जीन है वो आपस में क्या होंगे? परिवर्तित होंगे और अनुवांशिक संगठन है वो बदल जाएगा, तो उसको कहते हैं पुनर्योजन। पुनर्योजन का मतलब होता है, ये पूछा जाता है रिकॉम्बिनेशन क्या है? जीन विनिमय के कारण, किसके कारण? जीन विनिमय के कारण अनुवांशिक संगठन परिवर्तित हो जाता है। अनुवांशिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, इसको अपन कहते हैं पुनर्योजन। यानी दो भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? परिवर्तित बदल जाते हैं और इसके कारण अनुवांशिक संगठन बदल जाता है, इसको कहा जाता है पुनर्योजन। एक और परिभाषा पूछी जाती है कि इस रिकॉम्बिनेंट तकनीक का उपयोग करके जीन मानचित्रण किस वैज्ञानिक ने किया? तो जीन मानचित्रण आपको बताना है स्टीटीवेंट।
स्ट्रीवेंट नामक वैज्ञानिक ने जीन मानचित्रण बनाया। ये अपने को ध्यान रखना। थैंक यू बच्चों। आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आए बच्चों आपके लिए, जिसका नाम है जीन विनिमय। सवाल आता है जीन विनिमय क्या है? जीन विनिमय को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय को किस नाम से जानते हैं? क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में नई जातियों की उत्पत्ति का कारण जीन विनिमय है। तो जीन विनिमय की सबसे पहले परिभाषा है कि समजात गुणसूत्र है। क्या है ये? जीन विनिमय किसके बीच होती है? समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र का मतलब आपको बताना, पहला गुणसूत्र समजात होता है, दूसरा समजात गुणसूत्र होता है, तीसरा समजात गुणसूत्र होता है। समजात गुणसूत्र के असमजात, ये ध्यान रखना, असमजात अर्ध गुणसूत्रों के खंडों या जीनों के आदान प्रदान की क्रिया, जीनों के आदान प्रदान की क्रिया जीन विनिमय कहलाती है। तो जीन विनिमय किसे कहते हैं आपको समझना है। इसमें शब्द में ही परिभाषा है कि जीन विनिमय का मतलब है कि खंडों का आदान प्रदान होना या जीनों का आदान प्रदान होना। जो जीन है उन जीनों का आदान प्रदान होता है, उसको कहते हैं जीन विनिमय। अब जीन किसके आदान प्रदान होते हैं? समजात गुणसूत्र के। दूसरा इसमें है असमजात गुणसूत्र, नहीं है समजात गुणसूत्र। ये आपको याद रखना है कि समजात गुणसूत्र के असमजात अर्ध गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र के असमजात अर्ध गुणसूत्रों के खंडों के आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। अपन को एक चीज याद रखनी है, ये ए गुणसूत्र है। ए गुणसूत्र में क्या होते हैं? 2 क्रोमेटिड होते हैं। ए गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड होते हैं? ये जैसे 2 क्रोमेटिड है, ठीक है। ए गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ए गुणसूत्र है, ये पहला गुणसूत्र है, इसमें 2 क्रोमेटिड है। कितने हैं? 2 क्रोमेटिड है। ये पहला गुणसूत्र है, इसमें कितने क्रोमेटिड है? 2 क्रोमेटिड। ये चीज ध्यान रखना। आप इसको ध्यान से समझना किस तरह से क्या हो रहा है। क्रिया बहुत ही क्या है, सरल है। अब ए गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड है, ठीक है। अब आप देखोगे कैसे क्या होगा। अब ये जीन विनिमय में भाग लेंगे। ये भी अर्ध गुणसूत्र है, ये भी अर्ध गुणसूत्र है, ये भी अर्ध गुणसूत्र है, ये भी अर्ध गुणसूत्र है। एक जो गुणसूत्र होता है, एक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र में कितने अर्ध गुणसूत्र होते हैं? 2 अर्ध गुणसूत्र होते हैं। यानी एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं। कितने होते हैं? 2 क्रोमेटिड होते हैं। ये चीज याद रखनी है। एक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इसमें आप नेक्स्ट देखो, डायग्राम में बना रहा हूं। इसमें जैसे ये जीन है, बी जीन है, सी जीन है, डी जीन है, ई जीन है, एफ जीन है, जी जीन है, ठीक है। इसमें भी अपन क्या करते हैं? स्मॉल में लिखते हैं। किसमें लिखेंगे? स्मॉल में। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ और स्मॉल जी। अब क्या होगा? ये जीन विनिमय की क्रिया देखो अब किस तरह से क्या होगी। थोड़ा डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखना। ये इस तरह से ये है। ये क्रोमेटिड भाग नहीं ले रहा है, ये क्रोमेटिड भाग ले रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, मैं किस तरह से क्या कर रहा हूं। कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, स्मॉल ई, एफ और जी, ठीक है। अब क्या होगा? यहां अपन लिख देते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ और कैपिटल जी। अब ये गुणसूत्र पास पास आए हैं और इसमें जीन विनिमय होगा। अब नया कॉम्बिनेशन आप लोग देखना। ये रंगीन पेन ले लिया इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है।
इसमें ये होगा कि आपको इस तरह से एक छोटा सा भाग बनाना है। अपन यहाँ क्या करेंगे, एफ का पुनर्विन्यास करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये कैपिटल ए, फिर स्मॉल बी, फिर कैपिटल सी, फिर डी, फिर ई, फिर स्मॉल एफ और फिर जी, कैपिटल जी। यहाँ पर स्मॉल ए, कैपिटल बी, सी और डी, फिर ई, फिर एफ आएगा वो लार्ज आएगा और फिर जी। तो आपने एक चीज नोट की है कि ये नया संगठन आ चुका है। क्या हो चुका है, यहां से ये खंड है, इन खंडों का आदान प्रदान हुआ है। कैपिटल बी के स्थान पर स्मॉल बी आया और स्मॉल बी के स्थान पर कैपिटल बी आया है, और कैपिटल एफ के स्थान पर स्मॉल एफ आया और स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ आया है। तो परिभाषा ऐसे है कि समजात गुणसूत्र के असमजात अर्ध गुणसूत्र या खंडों के आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। तो जीन विनिमय में अब भाग लेने वाले दो क्रोमेटिड होते हैं, एक का नाम होता है सिस्टर क्रोमेटिड और एक का नाम होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, एक को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड और एक को कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब मेरा सवाल ऐसे है, परीक्षा में सवाल आता है कि जो गुणसूत्रीय खंड जो क्रोमेटिड भाग लेते हैं जीन विनिमय में, उनको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होते हैं, एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होते हैं। क्रोमेटिड का मतलब है अर्ध गुणसूत्र, क्रोमेटिड का मतलब क्या है, अर्ध गुणसूत्र है। सवाल ऐसे है कि जो जीन विनिमय हो रहा है उस जीन विनिमय के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड भाग लेंगे या नॉन सिस्टर। अब इसको कहते हैं, सिस्टर को कहते हैं पुत्री अर्ध गुणसूत्र और नॉन सिस्टर को कहते हैं अपुत्री अर्ध गुणसूत्र। बताओ बच्चों कौन भाग लेता है। आपको अगर थोड़ा बहुत हिंट यहां से मिल जाएगा कि भाई क्या होगा, असमजात अर्ध गुणसूत्र का है, इसका मतलब क्या होगा, आंसर होगा अपुत्री, अपुत्री अर्ध गुणसूत्र, अपुत्री अर्ध गुणसूत्र। ये मेन क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है कि जो जीन विनिमय है, जो जीन विनिमय की क्रिया है उसमें जो गुणसूत्र भाग लेता है, जीन विनिमय में जो क्रोमेटिड भाग लेता है, जीन विनिमय में जो क्रोमेटिड भाग लेता है वो पुत्री होता है, अपुत्री होता है। तो आपको बताना अपुत्री अर्ध गुणसूत्र यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्या है सिस्टर, ये क्या है नॉन सिस्टर और ये क्या है सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, जीन विनिमय में भाग नहीं लेता है। जीन विनिमय सिर्फ किसके बीच में होता है, जीन विनिमय सिर्फ अपुत्री अर्ध गुणसूत्र यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहले परिभाषा हो गई। परिभाषा ऐसे है कि समजात गुणसूत्र के असमजात अर्ध गुणसूत्रीय खंडों के मध्य आदान प्रदान की क्रिया या जीनों के आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। आपको परिभाषा इतनी याद नहीं होती तो आप सीधी सी परिभाषा बना सकते हो कि समजात गुणसूत्र के जीनों के आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। अब जो जीन विनिमय की क्रिया है उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीन विनिमय क्या होता है, अपुत्री अर्ध गुणसूत्रों के मध्य होता है, अपुत्री अर्ध गुणसूत्रों के मध्य होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये अपुत्री अर्ध गुणसूत्रों के मध्य होता है। फिर सवाल आता है कि जीन विनिमय कौन सी अवस्था में होता है, तो जीन विनिमय आपको बताना है ये होता है अर्धसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, पैकाइटीन अवस्था में होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटीन अवस्था है, पैकाइटीन अवस्था है उसमें ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, पैकाइटीन अवस्था में होता है।
अब अर्ध प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्था होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये कौन सी अवस्था में होता है? ये पैकाइटीन अवस्था में होता है। ये ध्यान रखना अपने को कि भाई ये जो प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था में होता है, ये पैकाइटीन अवस्था के अंदर होता है। जो आपुत्री अर्ध गुणसूत्र के मध्य जो जीनों का आदान प्रदान हो रहा है वो पैकाइटीन अवस्था में होता है, ये ध्यान रखना है। अब जीन विनिमय है, जीन विनिमय की विशेषता होती है कि जीन विनिमय जिस बिंदु या खंड से होता है, जीन विनिमय जिस बिंदु या खंड से होता है, यहां से ये जीन विनिमय हो रहा है, इस बिंदु या खंड को कहते हैं काई एजमा। क्या कहते हैं? काई एजमा के नाम से इसको जानते हैं। ये सवाल भी आता है कि जिस स्थान से ये जीन विनिमय होता है उसको क्या कहते हैं? काई एजमा के नाम से जानते हैं। इसमें एक काई एजमा और दो काई एजमा है। तो जीन विनिमय जिस बिंदु या खंड से होता है, जीन विनिमय जिस बिंदु या खंड से होता है, जीन विनिमय जिस स्थान से होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? काई एजमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब जीन विनिमय की विशेषता है कि आपने बताया ये पैकाइडियन अवस्था में होता है। फिर उसके बाद आप बताओगे कि भाई अपन देखते हैं इसके अंदर एक प्रोसीजर है, जीन विनिमय एक ऐसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप अनुवांशिक संगठन बदल जाता है और पुनर्योजन की क्रिया होती है, यानी रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब पुनर्योजन की क्रिया होगी, अनुवांशिक संगठन बदलेगा, जो अनुवांशिक संगठन है वो परिवर्तित होगा। अनुवांशिक संगठन परिवर्तित होने से क्या होगा? विभिन्नताएं उत्पन्न होगी और विभिन्नताएं उत्पन्न होने से क्या होगा? उन्नत किस्में और नई जातियां बनेगी। नई जातियों की उत्पत्ति होती है, उन्नत किस्मों का निर्माण होता है। ठीक है, नई जातियों की निर्माण होता है और उन्नत किस्मों की उत्पत्ति होती है। एक्चुअल में ये जीन विनिमय है, इसके बारे में सबसे पहले बेटसन और पुनेट ने बताया था। जो बेटसन और पुनेट नामक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने जीन विनिमय के बारे में बताया था। वो सेल लंघनता पे अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो समजात गुणसूत्र है उनके समान गुणसूत्रीय खंड है, उनका आदान प्रदान हो रहा है। तो इसमें 2-3 छोटे सवाल बन गए। सबसे पहले परिभाषा बन गई है कि जीन विनिमय किसे कहते हैं, फिर जीन विनिमय का किसके मध्य होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। जीन विनिमय कौन सी अवस्था में होता है? पैकाइटीन अवस्था के अंदर होता है। अब जीन विनिमय जिस बिंदु या खंड से होता है उस बिंदु या खंड को काई एजमा कहते हैं। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आ रखा है कि जीन विनिमय जिस बिंदु या खंड से होता है उसको क्या कहते हैं? काई एजमा कहते हैं। अब जीन विनिमय जिस अवस्था के अंदर होता है उसका नाम पैकाइटीन अवस्था होता है। जीन विनिमय बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, इसके फलस्वरूप पुनर्योजन होगा और अनुवांशिक संगठन में परिवर्तित हो जाएगा और विभिन्नताएं उत्पन्न होगी और नई जातियों का निर्माण होगा। अब अपन जीन विनिमय के प्रकार पढ़ेंगे। जीन विनिमय होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो सवाल आपके परीक्षा में ऐसे आएगा, जीन विनिमय किसे कहते हैं? जीन विनिमय के प्रकार और महत्व समझाओ। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जीन विनिमय किसे कहते हैं? जीन विनिमय के प्रकार और महत्व समझाओ। अब जीन विनिमय 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है जिसका नाम है एकल जीन विनिमय। एकल जीन विनिमय। दूसरा होता है जिसका नाम है दोहरा जीन विनिमय। दोहरा जीन विनिमय। और तीसरा होता है बहुजीन विनिमय। बहुजीन विनिमय। 3 तरह का जीन विनिमय बच्चों। तीनों आप डायग्राम देखकर आराम से समझा सकते हो कि 3 तरह का जीन विनिमय कौन सा है। सबसे पहला एकल जीन विनिमय है, दूसरा दोहरा जीन विनिमय है और तीसरा बहुजीन विनिमय है। अपन एक चित्र बनाएंगे और चित्र में आ जाएगा सब। एकल जीन विनिमय का मतलब एक स्थान से या एक खंड है वहां से जीनों का आदान प्रदान होगा। एक स्थान या एक खंड से जीनों का आदान प्रदान होता है। केवल एक स्थान या एक खंड से क्या होगा? जीनों का आदान प्रदान होगा। जब जीनों का आदान प्रदान एक खंड से होता है यानी इसमें एक काई एजमा बनेगा। कितना बनेगा? एक काई एजमा है, उसका निर्माण होगा।
यानी इसमें एक स्थान से क्या हुआ है, जीन या खंड का आदान प्रदान हुआ है। एक स्थान से जीन या खंड का आदान प्रदान होता है, इसमें एक काई एजमा बनता है, तो उसको कहते हैं एकल जीन विनिमय। तो परिभाषा होगी, जब एक स्थान से गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है, समजात गुणसूत्र के असमजात अर्ध गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान केवल एक स्थान से होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं एकल जीन विनिमय। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, ध्यान से आप बच्चों देखना किस तरह से मैं बना रहा हूं। इसमें दो काई एजमा बनेंगे, कितने बनेंगे, दो काई एजमा बनेंगे। इसमें दो जगह से क्या होगा, गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, मान लो इसमें ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ जीन है। इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई और स्मॉल एफ जीन है। तो अब क्या होगा, इसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी रहेगा, फिर कैपिटल ई, फिर डी, फिर उसके बाद स्मॉल ई आ जाएगा और फिर क्या आएगा, कैपिटल एफ। यहाँ आएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी और फिर कैपिटल ई और फिर आएगा एफ। तो इसमें क्या हुआ है, एक स्थान से खंडों का आदान प्रदान हुआ, यानी एक काई एजमा बना। इसमें काई एजमा दो बनेंगे, कितने बनेंगे, दो बनेंगे। इसमें काई एजमा का निर्माण होगा, वो दो खंड बनेंगे। तो अपन देखेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ और कैपिटल जी। इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ और स्मॉल जी। अब इसमें नया कॉम्बिनेशन बनेगा, उसका नाम होगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, फिर कैपिटल डी, फिर स्मॉल ई और स्मॉल कैपिटल एफ। इसमें आएगा स्मॉल ए, कैपिटल बी और सी, फिर उसके बाद ई और कैपिटल एफ और फिर आएगा डी, फिर उसके बाद आएगा कैपिटल ई और फिर आएगा एफ। तो इसमें क्या हुआ, दो स्थान से जीनों का आदान प्रदान हुआ है। अबहुजीनी जीनी वंशागति, अबहुजीनी जीनी विनिमय में क्या होगा, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा, सर क्या बना रहे हैं। इसमें क्या होगा, दो से अधिक स्थान यानी दो से अधिक काई एजमा बने हैं। कितने बने हैं, दो से अधिक स्थान से जीन विनिमय हुआ है। एक जीन विनिमय यहां से हुआ, एक जीन विनिमय यहां से हुआ और एक जीन विनिमय यहां से हुआ। जब दो से अधिक स्थान से जीन विनिमय होता है तो उसको अपन कहते हैं बहुजीन विनिमय। आप इस डायग्राम को देख रहे हो आराम से, कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों किस तरह से क्या हुआ है। तो अपने को ध्यान रखना, एक से अधिक स्थान से जीन विनिमय हो रहा है। ये देखो जीन विनिमय एक से अधिक स्थान पे हुआ है, तो आपको दिख रहा है अलग अलग प्रकार का।
जीन विनिमय एक से अधिक स्थान से हो रहा है, कितने स्थान से हो रहा है, एक से अधिक स्थान से हो रहा है, तो अपन कह रहे हैं बहु जीन विनिमय। यानी एकल जीन विनिमय का मतलब होगा एक स्थान से जीन विनिमय होता है तो उसको एकल जीन विनिमय, और एक से अधिक स्थान से जीन विनिमय होता है तो उसको दोहरा जीन विनिमय, और अपन कहते हैं दो से भी अधिक स्थान से जीन विनिमय होता है तो उसको बहु जीन विनिमय कहते हैं। अब ये बहु जीन विनिमय में क्या होगा, काई एजमा की संख्या अधिक होती है, काई एजमा है उसकी संख्या दो से अधिक होती है, और इसमें काई एजमा दो होते हैं, इसमें काई एजमा आपको बताना एक होता है। यानी इसका नाम किसके आधार पर पड़ा है, काई एजमा की संख्या के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। आप देख रहे हैं जो जीन विनिमय क्रिया है वो तीन तरह की, एकल जीन विनिमय, दोहरा जीन विनिमय और बहु जीन विनिमय। तो अपन जीन विनिमय पढ़ रहे हैं, इस जीन विनिमय में एक्चुअल में क्या है, तीन तरह का जीन विनिमय अपन ने पढ़ लिया है। अब जीन विनिमय के आपको मैं तो बताते हैं और इसकी विशेषताएं बताते हैं कि विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको बताना है जीन विनिमय की विशेषता, फिर महत्व। जीन विनिमय बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, नई जातियों की उत्पत्ति जीन विनिमय के कारण होती है, और नए नए लक्षण है वो उत्पन्न होते हैं वो जीन विनिमय के कारण होते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके क्या करेंगे, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, जीन विनिमय की विशेषता क्या होती है। जीन विनिमय की सबसे पहली विशेषता ये है कि ये क्या होगा, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है, ये नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड होते हैं उनके बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। सबसे पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता ये है कि ये जो जीन विनिमय है ये एक्चुअल में क्या है, अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है। किस समय होता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटीन अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, पैकाइटीन अवस्था में होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको बताना है जीन विनिमय जिस बिंदु या स्थान से होता है, जीन विनिमय जिस बिंदु या स्थान से होता है, जीन विनिमय जिस बिंदु या स्थान से होता है, बिंदु या स्थान से होता है उसे काई एजमा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, काई एजमा कहते हैं। इससे ये पता चलता है जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में लगे होते हैं। जीन गुणसूत्र पर किस क्रम में लगे होते हैं, जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में लगे होते हैं। कौन से क्रम में लगे होते हैं, रेखीय क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। जीनों के बीच दूरी अधिक होने पर जीन विनिमय अधिक होता है, जीनों के मध्य दूरी अधिक होने पर, जीनों के मध्य दूरी अधिक होने पर जीन विनिमय अधिक होता है। यानी दूरी बढ़ाएंगे वैसे जीन विनिमय की क्रिया भी क्या होगी, अधिक होगी, क्रॉसिंग ओवर भी अधिक होगा, ठीक है। तो जीन विनिमय की आपसे विशेषता पूछ ले भाई, जीन विनिमय की विशेषता क्या है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटीन अवस्था में होता है। जीन विनिमय जिस बिंदु या स्थान से होता है उसको काई एजमा कहते हैं। अब आपको बताना, इससे पता चलता है कि जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में लगे होते हैं, जीनों के बीच की दूरी अधिक होगी, जीनों के बीच की दूरी अधिक होने पर क्या होगा, जीन विनिमय आपको बताना है अधिक होगा, यानी समानुपाती होता है, ठीक है। दूरी कम करेंगे जीन विनिमय कम हो जाएगा। एक चीज याद रखनी है, ये सहलग्नता का विरोधी होता है, जीन विनिमय सहलग्नता का विरोधी होता है। यदि सहलग्नता अधिक है तो जीन विनिमय आपको बताना है कम होगा, ठीक है। तो जीन विनिमय सहलग्नता का विरोधी होता है, ये चीज याद रखनी है। अब आता है इसका महत्व, सबसे इंपॉर्टेंट इसका महत्व है कि इस जीन विनिमय का क्या महत्व है। तो जीन विनिमय के कारण क्या होता है कि जो अनुवांशिक संगठन है उसमें परिवर्तन होगा, और अनुवांशिक संगठन बदलेगा तो पुनर्योजन की क्रिया होगी, और पुनर्संयोजन की क्रिया होगी तो एक तरह से अपन कहेंगे नई जातियों की उत्पत्ति होगी, यानी उन्नत किस्मों का निर्माण होगा। तो सबसे पहले आपको बताना है इसका महत्व क्या है। इसका महत्व है उन्नत किस्मों का विकास करना, उन्नत किस्मों का विकास करना, जो नई नई किस्में हैं उन्नत किस्मों का विकास करना। दूसरा इसका महत्व होता है, इसके फलस्वरूप पुनर्योजन की क्रिया होती है, रिकॉम्बिनेशन की क्रिया होती है, पुनर्योजन की क्रिया होती है। पुनर्योजन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अनुवांशिक संगठन बदलता है, अनुवांशिक संगठन बदलता है, और अनुवांशिक संगठन बदलने से क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और विभिन्नताएं उत्पन्न होने से क्या होगा, नई जातियों का निर्माण होगा,
धीरे धीरे क्या होता है, करोड़ों वर्षों के बाद नई जातियां बनती हैं, नए नए अनुवांशिक संगठन इसके कारण आते हैं, जीन विनिमय कारण। फिर जीन विनिमय के कारण गुणसूत्र पर यह पता चलता है कि जीन रेख के क्रम में लगे होते हैं। जीन किस क्रम में लगे होते हैं, रेख के क्रम में लगे होते हैं, ये भी पता चलता है। जीन विनिमय के कारण क्या होता है, गुणसूत्र मानचित्रण किया जाता है। जो गुणसूत्र मानचित्रण है वो एक्चुअल में क्या होता है, स्टुअर्ट वेंट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये गुणसूत्र मानचित्रण किसकी सहायता से किया जाता है, जीन विनिमय की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो ये जीन विनिमय पूरा हो गया बच्चों। आप लोग इसको ध्यान से देखो, ये सवाल आ सकता है आपके इस साल बोर्ड के अंदर कि जीन विनिमय के महत्व, जीन विनिमय की परिभाषा, जीन विनिमय की विशेषता, जीन विनिमय के प्रकार। आप 2-3 बार वीडियो को ध्यान से देखो और इसको लिख लिख कर याद करो, आपको पक्का याद हो जाएगा। परीक्षा में सवाल आएगा तो आपको ऐसे कैसे छाप देना है। थैंक यू।